नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CUET टेस्ट प्रेप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम CUET के पार्ट सेकेंड सब्जेक्ट वाले सेक्शन के पेपर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से में जो भी सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। क्लास 12th में जो भी NCERT में एक सिलेबस है, पूरा का पूरा क्वेश्चंस उसी के सिलेबस के बेस पे आएगा। हम देखते हैं कि क्लास 12th के NCERT के बेस में जो भी सिलेबस दिया गया है CUET के एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री पेपर के, उसको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है, उसको अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहली यूनिट दी गई है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, किसी भी मैटर का जो भी स्टेट है उसमें से सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको पता होगा लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। और उसमें जो भी थ्योरी है, एक बैंड थ्योरी होती है कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की, कितने तरह के सेमीकंडक्टर में पी टाइप एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। वो जो स्टेट है, जो भी एलिमेंट है, वो सॉलिड स्टेट में कौन से फोर्स से बंधे होते हैं और उसका एक स्टेट से दूसरे स्टेज को चेंज करने में क्या एनर्जी लगती है, उसको कहते क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं इस सॉलिड स्टेट में। यूनिट 1 में ये पढ़ना है। और एक ज़रूरी सूचना ये है दोस्तों कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोई भी स्टूडेंट उससे पीछे ना रह जा, और ये सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि क्या सिलेबस है CUET का, और जैसे जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से फोकस कर सके और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। और ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं आगे दूसरी यूनिट को। दूसरी यूनिट में है सलूशन। सलूशन के बारे में कि बताया गया कितने तरह के सलूशंस होते हैं, उसका स्टेज से क्या है, और गैस में सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉलिड में सॉल्यूशन क्या है, कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और राउल्ट लॉ क्या होता है, फिर जो बेस प्रेशर है या फ्रीजिंग पॉइंट्स होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये सब क्या होते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगली यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत फेमस जो इक्वेशन है आपका रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आपको EMF जो होती है किसी भी सेल की, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और एक होता है गिब्स एनर्जी चेंज एंड EMF सेल, इसके बारे में पढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अर्नस्ट इक्वेशन है, और इसका एप्लीकेशन जो केमिकल सेल पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के आपको ये दूसरी यूनिट में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी ज़रूर चाहिए। यूनिट 4th में है केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें तो ये तो मुझे लगता है कि जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, फिजिक्स अच्छा होता है, उन वो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मन से पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, ऑर्डर, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, हाफ लाइफ, ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो भी हाफ लाइफ पूछेगा केवल दो ही रिएक्शन के बारे में पूछेगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि हायर ऑर्डर का पढ़ लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, और अर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। अर्हेनियस इक्वेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको मेरे हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए ध्यान से। और एक्टिवेशन एनर्जी से भी क्वेश्चंस आते हैं। और अगली यूनिट है 5th यूनिट, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में क्या है, एब्जॉर्प्शन, फैक्टर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, कैटालिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, एंजाइम कैटालिटिस क्या होते हैं, कोलाइडल स्टेट क्या होती है। अब अब डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइड्स है, सस्पेंशंस है, लायोफिलिक, लायोफोबिक,
इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सीधे सीधे पूछेगा आपसे, दे देगा कि लायोफिलिक क्या होता है। अब 4 ऑप्शन दे देगा आपको। अगर डेफिनीशन आपकी उसकी परिभाषा पता है तो आप वहाँ से कर ले जाओगे। तो इनके बेसिक परिभाषा जो भी डेफिनीशन है उन पे ध्यान रखिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें भी दो, अब आगे है टिंडाल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी ध्यान रखिए। ये दो चीज़ें इस सरफेस केमिस्ट्री के यूनिट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इमल्सन्स क्या होते हैं और टाइप ऑफ इमल्सन्स क्या होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। ये बेसिकली थ्योरी टाइप की यूनिट है जिसमें कि आपको हर एक टॉपिक का बेसिक डिफिनीशन पता होना चाहिए और क्वेश्चन श्योर आएगा टिंडाल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट से। ठीक है, अगली यूनिट है यूनिट 6, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो बेसिकली क्या है कि लोहा या तांबा या सोना या चांदी या कोई भी मिनरल है, उसका प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन या कौन सा मेथड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे जिंक कॉपर आयरन है, कंसंट्रेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड यूज जब करते हैं, रिफाइनिंग कैसे करते हैं, इनका अक्रेंस क्या है, और प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर जिंक और आयरन। ये 4 चीज़ों से ही आपको बेसिकली इस यूनिट में पढ़ना है कि 4 मेटल हैं, एल्यूमिनियम कॉपर जिंक एंड आयरन। इनका प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, अक्रेंस और जो भी मेथड होते हैं, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो मेथड है, ये रिफाइनिंग क्या है इनकी, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, केवल 4 मेटल्स का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगली यूनिट है यूनिट 7, इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जो कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके बारे में पढ़ना है। अब उनमें वो बेसिक उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो नेचर में कहाँ पाए जाते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए उन सब चीज़ों का। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे नाइट्रोजन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन्स क्या होते हैं, फिर आपको नाइट्रिक एसिड के बारे में, अमोनिया के बारे में, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, केवल स्ट्रक्चर पढ़ना है, ऑक्साइड NO, NO2, N2O, ये सब जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनके बारे में पढ़ना है। फास्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ना है, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस पढ़ना है, और उसमें भी PCl3 PCl5 ये सब है। अब इसमें देखिएगा, अब ऑक्सो एसिड का एलिमेंट्री आइडिया पता नहीं कि बेसिक डिफिनीशन क्या होता क्या है, ऑक्सो एसिड्स होता क्या है, इतना तक ही है। अब ग्रुप 16 एलिमेंट में भी सेम चीज़ें जो ग्रुप 16 में, जैसे कि सल्फर हो गया, और सल्फर के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। अब ग्रुप 17 में हमको हैलोजन्स के बारे में पढ़ने हैं, ग्रुप 18 में हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है, केमिकल यूज के बारे में पढ़ना है, वेरियस एलिमेंट्स का। और फिर अगली यूनिट है यूनिट 8, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, और उसमें एंथैल्पी क्या होती है, उनका कैरेक्टर क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है, फिर आयनिक रेडियाई क्या होती है, कलर क्या है, ये सब चीज़ों को बारे में पढ़ना है। और बेसिक 2 एलिमेंट्स है उस पर फोकस करिएगा, K2Cr2 O7 एंड KMnO4, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये 2 चीज़ें हैं, स्पेसिफिक दे रखा है, और तो इस पे इनका केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये पढ़िएगा आप। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये देख पता कर रहना चाहिए आपको। फिर अगली यूनिट 9 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले बात क्या होता है, लिगैंड क्या होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और शेप पे क्या इफेक्ट है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और शेप क्या होता है, और IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको पता ही होगा, बहुत फेमस चीज़ है केमिस्ट्री में, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, पता होना चाहिए। किसी भी जो भी एलिमेंट है और जो भी कंपाउंड्स हैं उनको हम IUPAC के थ्रू कैसे नेमिंग करते हैं, कार्बन कंपाउंड जो भी है। तो अब आगे है बर्नर थियरी, BBT, CFT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ये 2 चीज़ें, BBT, CFT, आइसोमेरिज्म, और IUPAC नेमिंग, बर्नर थियरी, ये ठीक है। और फिर आगे चलते हैं यूनिट 10th में। यूनिट 10th में है हेलो एल्कनाइंस, हेलो एरिनास, एरिन।
तो इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सी एक्स बॉन्ड जो इनके होते हैं उनके बारे में पढ़ना, ये ऑप्टिकल रोटेशन का एक प्रॉपर्टी होती है इनमें, वो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इनका यूज क्या है इन्वायरमेंट पे, और इफेक्ट क्या है, जैसे डीडीटी है, और इनको हम बेसिकली कीटनाशक के रूप में यूज़ तो करते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन डीडीटी को बाद में पाया गया कि जो वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और इनकी पॉपुलेशन, डीडीटी यूज़ होता है और वो चूँकि ह्यूमंस में जाता है, पौधे में, पहले हम जब डीडीटी का यूज़ करते हैं तो वो पौधों पे यूज़ करते हैं, पौधों के बाद वो फिर क्या होता है कि एक बायो एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट आता है यहाँ पे, उसके थ्रू वो ह्यूमंस में पहुँचते हैं। ह्यूमंस में जब अप फूड चेंज के अपर पार्ट में पहुँचते हैं, ह्यूमंस में पहुँचते हैं, जो ह्यूमंस या कोई भी जानवर, ह्यूमंस ही नहीं मतलब कि एनिमल्स में भी पहुँचते हैं, तो जब उन वो डेड होते हैं तो जो वल्चर्स हैं उनको खा रहे होते हैं, खाते हैं, तो अब ये क्या होता है डीडीटी उनमें भी पहुंच जाता है, और डीडीटी उनके आंत पे बहुत ही बुरा इफेक्ट डालता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और डेड हो जाते हैं। तो इसी के कारण डीडीटी को कई जगहों पे बैन किया गया, और ये नहीं यूज करना चाहिए अगर, क्योंकि इसका वल्चर्स पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है। सो ये है। और अगली यूनिट है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की। इनको आपको पढ़ना है अलग से, आप इनका भी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और अल्कोहल में सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी, कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, यूजेस क्या हैं, मेथनॉल और एथेनॉल के बारे में पढ़िएगा। ये बहुत आजकल इवन न्यूज़ में भी चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एनर्जी सिक्योरिटी है इंडिया की, उसको दूसरे देशों पे जो हम ऑयल का आयात करते हैं उसको कम करने के लिए एथेनॉल का बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एथेनॉल और मेथनॉल के बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप सही से, इससे क्वेश्चंस आएगा। फिर अगली यूनिट है, अगली यूनिट क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्साइल एसिड के बारे में। इसके बारे में पढ़िएगा आप, वो भी नॉमेनक्लेचर है आईपीएससी का, एसिडिक नेचर क्या है, कैसे है, फिर उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यही होता है, ठीक है। अब है अगली यूनिट, यूनिट 13, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा है जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, जिनमें नाइट्रोजन होता है कार्बन के साथ साथ, जैसे कि एमीन्स होते हैं। तो अब एमीन्स के नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, उसका प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये, और सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बेसिक चीज़, ठीक है। डाइजोनियम साल्ट के बारे में पढ़ना है कि उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइजोनियम साल्ट का यूज़ क्या है। हम, मुझे जहाँ तक लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा सही से, ठीक है। आप वहाँ पे भी फोकस करिए कि कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि आएगा, थोड़ा सा पेपर्स देखिए और खुद से एनालाइज करिए कि नहीं ये चीज़ स्पेसिफिक फोकस दिया गया है तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ पे ध्यान दीजिए आप। अब अगली यूनिट जो है, 14वीं यूनिट ये है कि बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स वो होते क्या हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड क्या होता है, बायोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, जैसे मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ओलिगोसैकराइड होता है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आ जाते हैं। पॉलीसैकराइड में स्टार्च आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है, ग्लाइकोजेन आ जाता है। बेसिकली ये जो कार्बन है ना, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे एन नॉमेनक्लेचर होता है। और आपको तो पता ही था, मोनो मतलब पॉली मतलब मेनी, ये समझ लीजिए। अब चूंकि कार्बन से जब नाइट्रोजन ऐड होता है तो प्रोटीन भी बनते हैं। तो बेसिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं, पेप्साइड बॉन्ड होते हैं, इनके बारे में पढ़ना, प्रोटीन्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आरएनए डीएनए में क्या रोल होता है, ये सब चीज़ें हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन का, नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन बनाने में, आरएनए डीएनए में, ठीक है।
और हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स कहते किसको हैं, इसका बेसिक आइडिया क्या है, क्या यूज क्या है इसका, ठीक है। अब फिर विटामिन्स में भी विटामिन ए डी सी डी जो भी हैं उनके बारे में पढ़िएगा आप, और उसमें विटामिन्स में जो ए बी सी डी ई के जो नाम है ना, उनके केमिकल नेम हैं उसके बारे में पढ़िएगा, और केमिकल फार्मूला, ठीक है। और फिर उन वो किस डिजीज में यूज़फुल होते हैं, अगर किसी की विटामिन्स की कमी होती है तो उससे कौन सी डिजीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इस टॉपिक से आरएनए डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड में और विटामिन्स के बारे में ज़रूर आएगा क्वेश्चन। और इस पे आप ध्यान रखिए कि विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स हैं, उनका केमिकल नाम क्या है, उनका केमिकल फार्मूला क्या है, और उनसे उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगली यूनिट है 15 पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से नेचुरल्स हैं, कौन कौन से सिंथेटिक्स हैं। अब मेथड ऑफ पॉलीमेराइजेशन, एडिशन एंड कंडेंसेशन, ये दो होते हैं इसके बारे में, ठीक है। और सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स जैसे नेचुरल एंड सिंथेटिक लाइक पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, रबर, ठीक है। अब इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो ये 4 पॉलीमर हैं, पॉलीथिलीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, रबर, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। फिर लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एक्चुअली में केमिस्ट्री का जो हम डेली यूज़ की लाइफ में हैं देखते हैं उसके बाद, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, डिसइंफेक्टेंट हैं, एंटी माइक्रोबायल्स हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। अब जो केमिकल्स फूड में यूज होते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं अपने खाने को ज़्यादा दिन तक सही रखने के लिए, स्मेल फ्री रखने के लिए, ऑर्डरलेस रखने के लिए, और जो आर्टिफिशियली किसी भी चीज़ को स्वीट बनाना होता है, मीठा बनाना होता है, तो कौन कौन से एजेंट यूज़ होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का क्या यूज़ है, क्या काम करता है, ये इसके बारे में पढ़ना है आपको। और क्लीनिंग एजेंट होते हैं जैसे कि साबुन, डिटर्जेंट, क्लीनिंग एक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये रहा केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, CUET के जो सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसका ये सिलेबस है। सो आपको इसमें बहुत ध्यान से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा सिलेबस सही से पढ़िए, अदरवाइज इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करिए, इम्पॉर्टेंट पार्ट पे फोकस करिए, उसको सही से करिए और पेपर दीजिए। हाँ, वो इस जर्नी में हम आपकी जो भी मदद कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।